नमस्कार। देवभूमि लाइव के वीकली शो इस हफ्ते के कहानी के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। दिल्ली का श्रद्धा वॉकर मर्डर केस आज भी लोगों नहीं भूल पाए हैं। जिस क्रूरता से 27 साल की श्रद्धा को उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने मार डाला था और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने जो तरीका अपनाया उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था। अभी लोगों के जहन से इस घटना की बातें उतरी ही नहीं थी कि बेंगलुरु में भी एक कत्ल का ऐसा ही मामला सामने आया है। बेंगलुरु के वल्लीकल्लव इलाके में 3 मंजिला इमारत के कमरे में रखा एक 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज और उस फ्रिज में पूरे 19 दिनों से 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 40 से 50 टुकड़े रखे थे। यहाँ तक कि फ्रिज के बाहर उस पूरे कमरे के फर्श पर कुछ टुकड़े बिखरे पड़े थे। शायद बेंगलुरु पुलिस ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उन्होंने इससे पहले इस तरीके का खौफनाक हत्याकांड या क्राइम सीन कब देखा था। दरअसल करीब 19 दिन बाद जब इस कमरे को बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर 3 बजे खोला गया तो बिल्डिंग का जो ये फर्स्ट फ्लोर पर ये कमरा है जहाँ पर कि पिछले 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी, तो एक सनसनीखेज जो ये हत्याकांड था उसके बारे में जानकारी मिली। आपको बताऊं, मैं महालक्ष्मी जो है वो नेपाल की मूल रूप से रहने वाली है और उस कमरे में अकेले ही रहती थी। पड़ोसियों के साथ भी उसकी कोई ख़ास बातचीत नहीं थी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वह सुबह अपने काम पर 9:30 बजे चले जाती थी और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक अपने काम से फ्री होकर घर आती थी। इस हत्याकांड की जानकारी तब हुई जब 20 सितंबर को पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक से शिकायत की कि जो ये बंद पड़ा हुआ कमरा है महालक्ष्मी का, उसके अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। जिसके बाद मकान मालिक ने जो उसके रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने अपनी जो उसकी माँ थी जो कि बेंगलुरु में ही रहती है और उसकी बहन भी बेंगलुरु में ही रहती है, उनका फ़ोन नंबर और पता निकाला और उनको फ़ोन करके बताया कि महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आ रही है। तो महालक्ष्मी की माँ जो कि बेंगलुरु में ही काफ़ी उसके नज़दीक ही रहती थी, वो वहाँ पर पहुँचती हैं और उनके पास ही उस जो कमरा था या जो फ्लैट था, जो घर था, उसकी एक एक्स्ट्रा चाबी भी उन्हीं के पास थी। तो क्योंकि वो भी आती हैं, वो बताती हैं कि उनकी भी लगातार काफ़ी लंबे समय से कुछ समय से बात नहीं हो पा रही है। वो फ़ोन कर रही थी महालक्ष्मी को, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था और बात नहीं हो पा रही थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा जाते हैं और फ़ौरन चाबी लेकर अपनी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंच जाती हैं। महालक्ष्मी के घर जब वो पहुंचती हैं तो डर और घबराहट तो थी, लेकिन मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में फिर दरवाज़ा को खोला जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो एक तेज़ बदबू आती है जिसकी वजह से जो लोग दरवाज़ा खोलने गए थे वो भी तुरंत पीछे हट जाते हैं। कुछ देर बाद हिम्मत कर वो लोग फिर से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि फर्श पर हर तरफ खून के निशान पड़े हुए हैं, मांस के छोटे छोटे लोथड़े इधर उधर पड़े हुए हैं और खून की एक सूखी लकीर सी कमरे में रखी फ्रिज की तरफ जा रही है। जैसे ही वो फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं, फ्रिज थोड़ा सा आधा सा खुला रहता है, तो जैसे ही वो फ्रिज को पूरा खोलते हैं या थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं और खोलने की कोशिश करते हैं, तो फ्रिज का दरवाज़ा खोलते ही वो देखकर वो सन्न हो जाते हैं और एक पल के लिए उन्होंने जो फ्रिज के अंदर देखा वो बेहद ही दिल दहला देने वाला था। अब वहाँ पर जो लोग थे उनको तो मामला अब साफ हो चुका था कि आखिर क्या घटना हुई है इस मकान के अंदर, इस कमरे के अंदर, इस फ्रिज के अंदर जो कुछ भी है वो क्या है वो समझ चुके थे। तो इस घटना को समझने के बाद जो मकान मालिक था उसने तुरंत ही जो पुलिस थी उसको कॉल करा और उसको इस घटना के बारे में जानकारी दी। आनन फानन में वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और जांच शुरू करने के लिए जैसे ही वो आती है, शुरुआत में क्या होता है कि पुलिस वाले जब इस कमरे में जाते हैं तो वो लोग भी थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरा उस जगह पर मांस के टुकड़े, खून वगैरह बिखरा पड़ा हुआ था और जो दुर्गंध आ रही थी, तो वो काफ़ी जटिल पुलिस के लिए भी हो रहा था और काफ़ी लंबा समय हो चुका था। तो लाश से
जो थी उससे काफ़ी बदबू भी आ रही थी। तो शुरुआती समय में पुलिस वहाँ पर जाती है, लेकिन वो कुछ ही समय के बाद बाहर आ जाती है और पूरी परिस्थिति को भांपते हुए देखते हुए वो बेंगलुरु की जो फॉरेंसिक टीम थी और जो सरकारी अस्पताल था उसके मेडिकल स्टाफ को बुलाती है। क्योंकि इतनी तेज़ बदबू थी, वहाँ पर रुक पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था और कुछ ही समय में पुलिस बाहर आ जाती है। कुछ समय बाद, क्योंकि ड्यूटी है पुलिस को जाना है, पूरे क्राइम सीन को देखना है, तो वो डबल मास्क मंगाते हैं और डबल मास्क पहनकर पुलिस फिर कमरे के अंदर जाती है। और क्योंकि फ्रिज का दरवाज़ा कुछ खुला हुआ था और थोड़ा सा और पुलिस खोलती है, उसे पूरा खोलने की कोशिश करती है। अब पुलिस जब उस पूरे फ्रिज के दरवाजे को खोलने के बाद जो मंजर देखते हैं उसको बता पाना मेरे लिए भी बेहद मुश्किल है। पुलिस जब देखती है और पुलिस उस फ्रिज को खोलती है तो फ्रिज के ऊपरी खाने जो ऊपरी खाना था उसमें इंसान के 2 कटे हुए पैर रखे हुए थे। बीच के खाने में इंसान के जिस्म के अलग अलग हिस्से रखे हुए थे और निचले हिस्से में एक सिर रखा हुआ था। वो सिर किसी और का नहीं बल्कि महालक्ष्मी का ही सिर था। अब पुलिस और अन्य जांच की जो टीमें थी वो फ्रिज के बाहर इधर उधर जो फर्श था उस पर नज़रें डालती है। इधर उधर जो छोटे छोटे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, लोथड़े पड़े हुए थे, उसे देखते हैं। और इस दिल दहलाने वाले पूरे हत्याकांड के बाद पूरे देश में इस तरीके की सनसनी पैदा हो गई। साथ ही ये सवाल सबके जहन में आ रहा है कि आखिर कौन है जिसने महालक्ष्मी को इतनी निर्दयता से, इतनी क्रूरता से उसका कत्ल करा है। पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती बन गया और ये सवाल बिल्कुल चैलेंज बन गया। वीडियो रिकॉर्ड होने तक अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके आधार पर पुलिस ने कमरे की तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल बरामद करा है। मोबाइल महालक्ष्मी का ही है। जब मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गई और कॉल रिकॉर्ड्स जांची गई तो पता चला कि इस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को ही किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फ़ोन से कोई कॉल किया गया और ना ही कोई कॉल रिसीव किया गया। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल हो सकता है 2 या 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ हो। पर सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल करा होगा। आखिर उसकी किसी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी और वो कातिल है कौन। पुलिस इस मामले की लगातार जांच में जुटी हुई है और अलग अलग पहलुओं को खंगाल रही है। शुरुआती जांच में जो चीज़ें सामने आई हैं और जो बातें महालक्ष्मी के बारे में पता चली हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि महालक्ष्मी जो है वो मूल रूप से नेपाल के रहने वाली थी और साल 2019 तक ये लोग अपने परिवार के साथ नेपाल में ही रहते थे। साल 2019 में ही महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से होती है। शादी के बाद दोनों रोजगार के लिए और अपनी बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद में नेपाल से बेंगलुरु आ जाते हैं। हेमंत मोबाइल शॉप पर काम करता था जबकि महालक्ष्मी एक अच्छे खासे नामची मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमन टीम लीडर के तौर पर काम करने लग जाती है। दोनों खुश थे और उनका जो वैवाहिक जीवन था वो अच्छा चल रहा था। एक दूसरे के साथ दोनों अच्छे तरीके से रह रहे थे और दोनों की एक बेटी भी होती है। लेकिन फिर साल 2023 आता है। साल 2023 तक लगभग इनकी लाइफ थोड़ा सा ठीक ठाक चल रही होती है। लेकिन क्या होता है कि साल 2023 में हेमंत को अचानक अपनी पत्नी पर, महालक्ष्मी पर शक होने लग जाता है। वह शक जो उसको होने लगता है तो उसके पीछे थोड़ा बहुत जासूसी के तरीके से या जिस भी तरीके से वो जांच करता है, ये चीज़ें करता है, तो उसे बात जो समझ में आती है वो उस शक के आधार पर उसे लगता है कि उत्तराखंड का रहने वाला एक हेयर ड्रेसर अशरफ, जिसके साथ वो मानता है कि महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा है, और ये बात दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण बन जाती है। और इसी झगड़े के कारण जो झगड़ा था, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं और इस वजह से महालक्ष्मी लगभग 9 महीने पहले ही अपने पति से अलग रहने लग जाती है। हेमंत की बेटी थी, वह उसी के साथ हेमंत के साथ रहती है और जो महालक्ष्मी है वह उसके घर पर 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में 1-2 बार चली जाती है। बेटी हेमंत दास के साथ ही रहती है।
हर 15-20 दिन या महीने में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने के लिए हेमंत के घर जाया करती थी। हेमंत से अलग होने के कुछ वक्त तक महालक्ष्मी अपने माता और जो उसकी बहन थी उसके साथ रहती है, लेकिन फिर वह क्या करती है कि लगभग 5 महीने पहले वो किराए के मकान पर शिफ्ट हो जाती है। ये वही मकान था जहाँ पर महालक्ष्मी की हत्या हुई या जहाँ पर महालक्ष्मी की लाश मिली, क्योंकि वहाँ पर पड़ोसियों के साथ भी हमने जैसे शुरुआत में भी बताया कि महालक्ष्मी की बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं थी, या आप ये मान के चलो कि जो महालक्ष्मी थी वो उनके साथ घुली मिली नहीं थी पड़ोसियों के साथ, उसकी बातचीत उनके साथ ज़्यादा नहीं थी। तो लेकिन फिर भी पूछताछ में जितना भी जानकारी हो पाए तो पड़ोसियों का कहना था कि हम उसके साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे या इतनी ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन कुछ पड़ोसियों ने पूछताछ के बाद बताया कि कई बार एक अजनबी शख्स जो महालक्ष्मी को घर से पिक और ड्रॉप करने आता था उसको देखा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर पुलिस के लिए ये भी बन गया जब ये जानकारी पता चली कि वो शख्स कौन था। पुलिस के लिए उस अनजान शख्स की खोजबीन ज़रूरी हो गई और इस केस को सुलझाने में जहाँ तक पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है, पुलिस ये मान के चल रही कि कहीं वो अनजान आदमी ही तो महालक्ष्मी का हत्यारा नहीं है। इस एंगल के अलावा पुलिस ने पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर जो अशरफ है उससे भी लंबी पूछताछ करी, लेकिन जो शुरुआती दौर की पूछताछ हुई है उसके आधार पर पुलिस का कहना है या पुलिस की तरफ से जो नतीजे आ रहे हैं उनका ये कुल मिलाकर जो नतीजा निकलता है तो ये दोनों पर जो शक की सुइयाँ थी वो कई हद तक कम हो जाती हैं और इन दोनों का इस हत्याकांड में हाथ होने का कोई ख़ास सबूत नहीं मिल पाता या ख़ास वजह नहीं मिल पा रही है। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स की बात करी जाए तो वो 19 सितंबर तक कुछ ऐसा संदेहजनक इनमें नहीं मिलता है और नॉर्मली इनकी कॉल डिटेल्स वगैरह इनकी एक्टिविटी पाई गई हैं जो अभी शुरुआती जांच हुई है उनमें। तो जहाँ तक अब शक की सुइयाँ थी अनजान आदमी पर, वो फिर से एक बार दोबारा कॉल डिटेल्स पुलिस चेक करती है और जो अजनबी आदमी है उससे मिलाने की कोशिश कर रही है और उस अजनबी की जानकारी के लेकर पुलिस ये कहती है कि उसके पास जानकारी उसकी जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का यहाँ तक भी दावा है कि उसका नाम भी पुलिस जानती है और वह व्यक्ति कौन है इस बारे में पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। लेकिन पुलिस उस बारे में या उस व्यक्ति के बारे में कोई ख़ास जानकारी इसलिए भी नहीं देना चाहती है। पुलिस का जो कहना है वो कहती है अगर हम नाम जारी कर लेते हैं उसका अनजान आदमी का जिसके बारे में पुलिस के पास कुछ जानकारियाँ हैं तो हो सकता है वो अलर्ट हो जाए और पुलिस की जो उसे पकड़ने की योजना है या उस पर दबिश करने की जो योजना है वो सफल ना हो पाए। अब वहीं पुलिस की जो ये तफ्तीश है वो आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ रही है। उसमें पता चलता है कि 2 सितंबर यानी कि जिस दिन महालक्ष्मी गायब हुई या उसका मोबाइल बंद हुआ तभी से महालक्ष्मी के घर पर कोई नहीं आया और ना ही महालक्ष्मी कहीं गई। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर के बाद महालक्ष्मी की कोई ऐसी गतिविधि नहीं देखी या उसके कमरे से कोई आवाज़ नहीं सुनी जिससे कि वहाँ पर उनको शक पैदा हो। हालांकि जो क्राइम सीन है उसे देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ होगा। इस थ्योरी के पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि जहाँ महालक्ष्मी जिस मकान में रह रही है, जिस बिल्डिंग में रहती है, वहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर वो रहती है। तो उस फर्स्ट फ्लोर तक ग्राउंड फ्लोर से किसी की लाश लेके जाना या किसी का कत्ल करके बाद उसको लेके जाना बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो इसलिए पुलिस कह रही है कि जो कत्ल हुआ है, कत्ल से पहले कोई आदमी हो सकता है उसने महालक्ष्मी को कोई बेहोशी की दवाई दी हो या नींद की दवाई दी हो और इसी घर में उसका कत्ल किया गया हो। तो ये जानकारियाँ निकल के आ रही हैं। इसके अलावा जो पुलिस का कहना है कि कई बार क्या होता है कि इतना भयानक मतलब जो दिल दहलाने वाले घटनाक्रम है हमें सुनकर ही बहुत रूह कँपाने वाली जो घटनाक्रम हमें लग रहा है, उस घटना को अंजाम देने वाले कातिल के बारे में भी पुलिस अपनी जांच में एक बात कहती है कि जिस तरीके से आराम से कातिल ने महालक्ष्मी के लाश के टुकड़े किए, उसे देखकर लगता है कि कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से या बहुत मुमकिन है कि पूरी रात लाश के टुकड़े करे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि
किसी भी इंसान ने या फिर किसी भी अगल बगल पड़ोसी ने उसको आते जाते नहीं देखा। जो अगर घटनाक्रम पूरा घर में सारा घटित हुआ है तो किसी ने आते जाते किसी इंसान को नहीं देखा। अब पुलिस उस बिल्डिंग के आसपास में जो तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो फुटेज हैं, उनको खंगाल रही है और कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे जो आरोपी है या जो वो अनजान व्यक्ति है उसका कुछ फुटेज प्राप्त हो सके। तो ये भी अब तक केस में मतलब सारे अपडेट आए हैं। मैंने आपको जो जानकारी दी ये सारी अभी तक की, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक हमें प्राप्त सारे अपडेट थे। आगे इस केस में क्या अपडेट आता है, क्या खुलासा होता है, कब तक कातिल सलाखों के पीछे होता है, और जो कुछ भी अपडेट रहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर वह आपको देवभूमि लाइव के माध्यम से हम अपडेट देते रहेंगे। और इस तरीके से इस कहानी को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देवभूमि लाइव।